बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 7 की विज्ञान इकाई 2 ने इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के अभ्यास प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसकी सारी वीडियोस बच्चों आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को हम बच्चों क्या कहते हैं? जब द्रव है, यदि हम उसको जब उबालते हैं और उबालने के बाद वो किस में बदल जाता है? वाष्प में। इसीलिए हम इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। द्रवों में, और देखिए एक यहाँ पे आपको और भी समझा देता हूँ मैं, हिमांक का मतलब क्या होता है? हिमांक मतलब होता है हिम मतलब बर्फ़, यानी कि जब जल जो है बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, है ना, तो उस क्रिया को हम बोलेंगे हिमांक। अब संघनन का मतलब क्या होता है बच्चों? संघनन का मतलब क्या होता है कि जब जो हमारी जलवाष्प है, आपने देखा होगा कि जब हम पानी को उबालते हैं और पानी को उबालने के बाद वो वाष्प में बदल जाती है, इस क्रिया को तो हम बोलते हैं वाष्पीकरण। लेकिन जब वही वाष्प दोबारा से पानी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो इस क्रिया को हम संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हमें पता होनी चाहिए। गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब गलना, यानी वह ताप, वह निश्चित ताप जिसके ऊपर कोई भी ठोस पदार्थ जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। इसलिए सभी पदार्थों के जो गलनांक होते हैं, सभी पदार्थों के गलनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला जो आपका प्रश्न था, उसका जो है क्या उत्तर है इसका? इसका हो गया आपका, इसका हो गया आपका गलनांक, ठीक है। द्रवों में ऊष्मा संचरण होता है। देखिए द्रवों के अंदर ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है, या संवहन विधि के द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा होता है। देखिए ये तीनों विधियां हैं जिनके द्वारा जो है जो ऊष्मा का संचरण होता है ना पदार्थों के अंदर। तो देखिए चालन विधि के द्वारा किसमें होता है? ठोस के अंदर। और संवहन विधि के द्वारा किसमें होता है? द्रवों के अंदर, ठीक है। और एक जो है द्रवों के अंदर और गैस के अंदर, ठीक है। द्रव और गैस के अंदर संवहन विधि के द्वारा होता है। विकिरण जो होती है वो एक ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो द्रवों के अंदर ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि के द्वारा होता है बच्चों? कौन सी विधि होती है? वो हो गई हमारी संवहन विधि, ठीक है। इसी प्रकार का जल का क्वथनांक क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्वथनांक होता क्या है ये हमें समझना जरूरी है। देखिए जल का क्वथनांक होता है और एक होता है गलनांक। गलनांक का मतलब क्या कि जो मैंने अभी बताया था कि ये ठोस का होता है गलनांक, यानी कि जब ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित होते हैं? द्रव में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, तो वही निश्चित ताप जो है गलनांक कहलाता है उन ठोस पदार्थों का। लेकिन क्वथनांक का मतलब जल का, देखिए जल लिखा हुआ, जल का मतलब क्या? द्रव अवस्था में होता है जल। तो जब कोई द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, तो जल जो है जब जलवाष्प में बदल जाएगा तो किसी निश्चित ताप के ऊपर, तो वही जो निश्चित ताप होगा वो जल का क्वथनांक कहलाएगा। तो क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित ताप होता है। तो जल का वह निश्चित ताप कौन सा है जिस पे जल उबलने लगता है? वह निश्चित ताप आपका कितना है बच्चों, बताइए? वह निश्चित ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। देखिए ऊर्जा का मात्रक जहाँ भी आएगा वहाँ पर ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक या किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक, तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है बच्चों। क्या होता है? जूल। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी मात्रक इसमें दिए गए हैं। मीटर किसका मात्रक है? मीटर जो होता है, हम लंबाई नापते हैं ना, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। दूरी को किस में नापते हैं? मीटर, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। तो दूरी को नापते हैं मीटर में।
है ना। तो ये भी हमारे और मात्रक है। न्यूटन क्या होता है, जब हम फोर्स होता है, फोर्स को हम किस में नापते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। भार को हम न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। फोर्स मतलब बल को, कूलाम मतलब क्या, चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश को हम कूलाम में नापते हैं। तो लेकिन इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक पूछा है हमसे, तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक यदि पूछा है तो इसमें हम जूल आएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊष्मा का कुचालक है। देखिए ऊष्मा का कुचालक जिसमें से ऊष्मा क्या हो, जिसमें ऊष्मा का संचरण ना हो सके, है ना, एक छोर से दूसरी छोर पर ऊष्मा का संचरण ना हो सके, वो इनमें से कौन सा। देखिए लोहे में तो हो जाता है, स्टील में भी हो जाता है, एल्युमिनियम में भी हो जाता है, लेकिन ये जो कांच है हमारा, इसको गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा का संचरण बड़ी आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो ये जल्दी से गर्म नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कथन दिए गए हैं, उन कथनों में सही और गलत का निशान लगा के बताना है हमको। बताइए, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका ताप घटता है कि बढ़ता है, बताइए। कोई भी वस्तु है, यदि हम गर्म करेंगे किसी वस्तु को, जब हम गर्म करते हैं तो उसका ताप घटता है कि बढ़ता है। ये बोल रहा है ताप घटता है। भैया हम गर्म करेंगे तो ताप घटेगा कि बढ़ेगा। यदि हम पतीला हमने रख दिया या कढ़ाई हमने गैस के ऊपर रख दी तो वो गर्म होगी ठंडी होगी, यानी ताप घटता नहीं है। घटने का मतलब ठंडा होना और बढ़ने का मतलब गर्म होना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा था ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है, और द्रव और गैसों के अंदर संवहन विधि के द्वारा होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठोस वस्तु की बात हो रही है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वस्तु के द्वारा ज़्यादा ऊष्मा ली जाएगी, यदि द्रव्यमान कम होगा तो वस्तु के द्वारा कम ऊष्मा ली जाएगी। वहीं 1 लीटर पानी है और वहीं 4 लीटर पानी है, तो बताइए किसमें ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित होगी। ऊष्मा जहाँ पे 4 लीटर पानी है वहाँ ज़्यादा गैस लगेगी, हमारी ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। ये ठीक है। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप कैसा रहता है बच्चों, बताइए। अवस्था जब परिवर्तन होती है, जैसे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है वस्तु, जैसे कि मान लीजिए जल है और जल हमारा वाष्प में परिवर्तित हो रहा है ना। तो जब जल वाष्प में परिवर्तित होगा तो ये जल और वाष्प में परिवर्तन होने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होगा तब ये जल से वाष्प में बदल जाएगा, पूरा का पूरा जल। यानी कि जब हम पानी को उबालने के लिए रखते हैं तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे ही पहुंचेगा ये वाष्प में बदलने लगेगा। और ये होगा क्या कि जब तक प्रक्रिया ये 0 डिग्री सेल्सियस जब तक रहेगा ताप, जब तक कि पूरा का पूरा जल वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। इसी के लिए कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम जल को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज से ये किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। और ये ठोस अवस्था है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस भी क्या होगा, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि सारा का सारा जल ठोस में ना बदल जाए, बर्फ़ में ना बदल जाए। यानी अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु का ताप जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ये बिल्कुल सही है। पारा ऊष्मा का कुचालक है। पारा यदि ऊष्मा का कुचालक होता मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे बताइए, तो डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर हम पारे का इस्तेमाल ही क्यों करते, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए पारा कभी भी ऊष्मा का कुचालक हो ही नहीं सकता। पारा तो ऊष्मा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद वो क्या ऊपर की तरफ उसमें जो है डॉक्टरी थर्मामीटर में ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिससे कि डॉक्टर उसकी रीडिंग को पढ़ के और बताते हैं कितना बुखार है किसी को। तो इसीलिए यहाँ पे पारा ऊष्मा का कुचालक नहीं है बच्चों, सुचालक है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पहला वाला जो था वो भी गलत था, ठीक है, दूसरा वाला ठीक था, तीसरा वाला भी ठीक था और चौथा वाला भी ठीक था, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब हम बनाएंगे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताप का एसआई मात्रक क्या है। देखिए ताप का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया, ताप या ऊष्मा या फिर कार्य, इन सब का एसआई मात्रक बच्चों जूल होता है। क्या होता है, जूल, ठीक है।
इसके अलावा गलते हुए बर्फ़ का ताप होता है। यदि जब बर्फ़ गल रही होती है तो उसका ताप क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर जब बर्फ़ जो होगी हम उसमें फ्रिज में रखते हैं तो क्या होगा धीरे धीरे वो उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाती है, मतलब गलना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से गलना शुरू होता है। तो लेकिन जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई भी वस्तु पदार्थ बदलता है तो उसका ताप स्थिर रहता है। किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? कोई ठोस जब द्रव में बदलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसको देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ये देना चाहिए था, किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया तो गलना कहलाती है। भाई गलेगी तभी तो, गलना या पिघलना। और एक होता है क्या, एक क्या होता है? ये तो हो गया जूल, एक मिनट बच्चों, ये हो गया जूल, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गलनांक। गलनांक जो होता है गलते हुए बर्फ़ का ताप, गलते हुए बर्फ़ का ताप क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बोर्ड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पे पेन सही से काम नहीं कर रहा। जूल, ये हो जाएगा जूल, ठीक है, पहले वाले में। यहाँ पे गलते हुए बर्फ़ का ताप क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और किसी ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? ये हो जाएगा गलना। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, गलना कहलाती है। और जिस ताप पे ये गलती है उस ताप को कहते हैं गलनांक, ठीक है। इसके अलावा विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण में डैश की आवश्यकता नहीं होती। देखिए विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माध्यम, ठीक है। इसके अलावा बर्तन का हत्था बनाने में धातु का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे धातु ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं कुचालक का प्रयोग किया जाता है। इसका किया जाता है कुचालक का, किसका किया था बच्चों? कुचालक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुचालक का तो करेंगे नहीं, सुचालक का करेंगे तो क्या होगा, हाथ जो है हमारा जल जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें लकड़ी का या प्लास्टिक का, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इसमें करते हैं, ठीक है। तो कुचालक में आपके लकड़ी है, कांच है, कागज़ है, ऊन है, पोर्सलिन है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ हो गया, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कॉलम का को कॉलम ख से मिलाना है। किसी वस्तु का ताप, अब बताइए इनमें से क्या हो? किसी वस्तु का ताप चालन द्वारा होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है, तापमापी द्वारा मापते हैं। वस्तु का ताप किससे मापते हैं? तापमापी के द्वारा। ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, चालन विधि के द्वारा होता है। स्टील ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, कुचालक है? भाई स्टील के बर्तन होते हैं ना, सुचालक ही तो होगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें हो जाता है आसानी से, वो गर्म हो जाते हैं पूरे पूरे। ठोस को गर्म करने पर क्या होता है? ठोस उसके आयतन में प्रसार हो जाता है। यदि हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो उनके आयतन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण हमने आपको एक बॉल का दिया था जो कि लोहे की बनी थी, वो छल्ले से नहीं निकल रही थी। पीछे आप देखिएगा चैप्टर पूरा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ का गुण होता है, यानी पदार्थ का एक विशेष गुण है विशिष्ट ऊष्मा, और हर एक पदार्थ की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसीलिए सभी पदार्थ क्या होते हैं? अलग अलग ताप पे गर्म होते हैं, यानी कि किसी को समय ज़्यादा लगता है गर्म होने में, किसी को कम लगता है। और ऊष्मा की मात्रा यदि हम बराबर कर दें और समय बराबर कर दें, लेकिन कुछ चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लेट गर्म होती हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समान द्रव्यमान के दो पदार्थ ए और बी ले लीजिए और उनको समान ताप पर गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। देखिए जब विशिष्ट ऊष्मा की बात कर दी जाए और यहाँ कह रहा है ए और बी दो पदार्थ हैं, ठीक है। ए और बी क्या है? दो पदार्थ हैं, और कह रहा है कि ए की जो ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा इसकी ज़्यादा है, ठीक है। किससे? इससे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा एक मिनट, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो ए की है वो बी से ज़्यादा है,
एक मिनट बच्चों, ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की ऊष्मा क्या है, बी से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा से हमें एक चीज़ समझने की ये ज़रूरत है। आज थोड़ा सा बच्चों ये मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से ज़्यादा है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि ये हर एक पदार्थ की ऊष्मा होती है जो कि अलग अलग होती है, ऊष्मा की मात्रा। जैसे एक की ऊष्मा की मात्रा मतलब विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, ये एक्चुअली एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान क्या होता है? एकांक द्रव्यमान बच्चों मतलब चाहे 1 ग्राम, चाहे 1 किलोग्राम, चाहे 1 मिलीग्राम, यानी एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है ए की विशिष्ट ऊष्मा बी से अधिक है। जब ए की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी इसका मतलब इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एकांक द्रव्यमान को क्या करा जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ए जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो उसमें ऊष्मा की मात्रा की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसको। जब ऊष्मा की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बी को और ए को यदि समान समय के लिए समान ताप तक गर्म किया जाए तो पहले कौन सी गर्म हुई इस दोनों में? पहले जो हमारा जो बी है वो गर्म होगी। कौन सी गर्म होगी? बी, क्योंकि बी क्या है यहाँ पर, बी जो है, बी क्या है, ये बी की विशिष्ट ऊष्मा कम है, इसलिए बी और ए दो पदार्थ हैं, दोनों को हम एक साथ गर्म करें और बराबर समय के लिए गर्म करें और बराबर बराबर मात्रा लें दोनों की, तो होगा ये बच्चों कि बी जल्दी गर्म हो जाएगा और ए को थोड़ा समय लगेगा, यानी कि बी को कम ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें हम उदाहरण हम आपको दें, जैसे मान लीजिए पानी है और दूसरी तरफ है बच्चों रेत, तो बताइए दोनों को यदि मैं बराबर मात्रा लूँ दोनों की, जैसे ये भी 1 kg ले लूँ और ये भी 1 kg, ठीक, और इन दोनों को मैं 5 मिनट के लिए गर्म करूँ, कितने गर्म के लिए? 5 मिनट के लिए, तो बताइए दोनों में से पहले गर्म कौन होगा? पहले रेत गर्म हो जाएगा और पानी जो होगा वो बाद में गर्म होगा। इसका मतलब विशिष्ट ऊष्मा इसमें किसकी ज़्यादा है? पानी की ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा, रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम है। तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है उसको क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है गर्म होने करने में, ठीक है, और ऊष्मा की मात्रा की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और रेत क्या होगा, रेत जल्दी गर्म हो जाएगा और इसीलिए जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। ये विशिष्ट ऊष्मा का गुण होता है, ठीक है। अगला देखिए, गैसों के प्रसार को एक क्रियाकलाप के द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए गैसों में प्रसार होता है ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कि वास्तव में गैसों में प्रसार होता है? इसके लिए मैंने आपको एक क्रियाकलाप बताया था जिस पे मैंने कहा था कि एक बर्तन लेंगे आप, ठीक है, ये बर्तन है और इस बर्तन के मुंह पे हम क्या बांध देंगे? एक मिनट, एक हमने बर्तन लिया, आपको बताया था मैंने कि एक मैंने बर्तन लिया इस तरीके का और इसके मुंह पे हमने क्या बांधा था? एक गुब्बारा बांध दिया था, यहाँ पे ये गुब्बारा है, और फिर हमने इसको किस में रखा था? एक बर्तन के अंदर रख दिया जिसके अंदर क्या था? पानी भरा हुआ है इसमें पूरे में, और ये पानी कैसा है? गर्म पानी है। जब ये गर्म पानी में रखा जाएगा, ये एक बर्तन हमने लिया, कोई फ्लास्क लिया कांच का, और उसके ऊपर हमने मुंह में क्या बांध दिया? एक गुब्बारा बांध दिया, ऐसे ही बिना फूला हुआ गुब्बारा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर गैस होती है,
कोई भी बर्तन है उसके अंदर गैस होती है। या फिर हम कोई बोतल ले सकते हैं जो हमारे घर में पड़ी हो प्लास्टिक की, उसके ऊपर गुब्बारा बांध दीजिए मुंह पे, और फिर उसके बाद जो है हम उसको गर्म पानी में रख देते हैं, तो आप देखेंगे गुब्बारा फूल जाएगा। इसका मतलब जो गैस इसके अंदर जो भरी हुई है, जो हवा भरी हुई है बोतल के अंदर, वो गर्म होने पे क्या होगा, उसमें प्रसार होने लगेगा, और प्रसार होने से वो ऊपर की तरफ जाएगी और उस गुब्बारे के अंदर भर जाएगी, गुब्बारा फूल जाएगा। तो इस प्रकार से हम गैसों में प्रसार होता है इस क्रियाकलाप के द्वारा साबित कर सकते हैं। देखिए रेल की पटरियाँ जो होती हैं, रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है, थोड़ी जगह क्यों छोड़ते रेल की पटरियों के बीच में? जैसे रेल की पटरियाँ दो जोड़ी हमने, एक ये, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। इसमें इसलिए क्योंकि गर्मियों के अंदर क्या होता है कि जो लोहा होता है उसके अंदर प्रसार होता है, वो बढ़ता है। जब वो बढ़ेगा तो उसके लिए जगह होगी, तो वो आपस में टकराएगा नहीं और ये टेढ़ा नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, रेल जो होंगी, जो रेलगाड़ी उसके ऊपर चलेगी वो पलटेगी नहीं। तो इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह स्थान छोड़ा जाता है, जिससे कि वो गर्मी के मौसम में जब उनका प्रसार हो चालन विधि के द्वारा, तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। ठीक है। सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर दीजिए। बहुत आसान है। देखिए सुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण हो जाता है सुगमता से, और कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है। ठीक है। इसलिए ये दो आपके जो है इस प्रकार से अलग अलग हैं। तो इसमें उदाहरण लिखना होगा, जैसे आपकी जितनी धातुआं हैं, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है ना, इसके अलावा सोना, चांदी, है ना, लोहा, ये सब। और कुचालक में क्या है, जैसे कांच है आपका, प्लास्टिक है ना, इसके अलावा आपका क्या नाम है उसको बोलते हैं, पोर्सलीन है, कागज़ है ना, ऊन है, ये तमाम क्या है, हवा भी इसमें आती कुचालक में, वायु। तो ये सब कुचालक के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है बच्चों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो इसको बदलना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेल्सियस होता है उसमें 100 का अंतर होता है, ये बताया था, है ना। एक मिनट, सेल्सियस में 100 का अंतर होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में शुरू होता है 32 से, एक मिनट, शुरू कितने से होता है, 32 से, और नीचे इसमें अंतर कितना होता है, 180 का, यही तो होता है। क्योंकि 32 से आपका ये पूरा जाता है कितने तक, 112 तक जाता है, नहीं 32 से शुरू होता है 112 तक जाता है। तो ये हो गया। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें f का मान रख देना है बस यहाँ पे, ठीक है। और आप चाहें तो इसको काट दीजिए 0 को 0 से, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 बच्चों, और ये 2 नीम 18, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे c का f का मान रख देंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे, चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड के ऊपर करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मोबाइल में थोड़ा कन्वीनियंट नहीं रहेगा दिखाना, लेकिन चलिए मैं फिर भी करके आपको बताता हूँ इस पर। देखिए इसमें कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9। देखिए f की जगह यहाँ पे क्या करो आप, f की जगह यहाँ मान रख दीजिए, एक मिनट, f की जगह हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देंगे। ये आपका 98.6, ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब 98.6 में से यदि आप इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 98.6